नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है योग परिचय अभ्यास क्रम में। आज छठे दिवस में हम आपके साथ कुछ नए आसनों को साझा करेंगे और कुछ पुराने आसनों के साथ अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ अभ्यास क्रम आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। सुखासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद। शरीर का भार हल्का सा नितंब की ओर, कमर को खींचें, सीधा करें और शरीर में आने और जाने वाली सांस की जानकारी। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, प्रणव का जाप और उसके पश्चात मंत्रोच्चारण। सांस भरें गहरा। संगच्छत्वं संवदत्वं संभो मनसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानान उपासते संज्ञानान उपासते। प्रार्थना के भाव को आत्मसार करें और धीरे से हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और समय लेते हुए अपनी आंखों को खोलें, हाथों को वापस लाएं। और अब अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास यानी चालन क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। सामान्य योग अभ्यास क्रम में 4 चालन क्रियाओं का वर्णन किया गया है, 4 चालन क्रियाओं को लिया गया है। तो आइए उनका अभ्यास करते हैं। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और अब चालन क्रियाओं में सबसे पहला अभ्यास ग्रीवा चालन क्रिया। पैरों में 2 उंगलियों का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। पूर्व तैयारी, समस्थिति। दोनों हाथ जंघाओं के पास, आंखें कोमलता से बंद। शरीर का भार धरती की ओर समर्पित करें और एक बार अनुभव कर जाएं अपने पूरे शरीर को। धीरे से आंखें खोलें। ग्रीवा की पहली क्रिया के लिए यानी ग्रीवा को आगे और पीछे झुकाने के अभ्यास के लिए धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को आगे झुकाएं। सांस भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं। सांस छोड़ते हुए पुनः गर्दन पीछे की ओर, आंखों को खुला रखें। सांस भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं यही अभ्यास। सांस को छोड़ते हुए गर्दन आगे झुकाएं। याद रहे जिनको गर्दन से संबंधित विकार है सावधानी पूर्वक करें। सांस भरते हुए मध्यम भाग। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए गर्दन मध्यम भाग में लाएं। अब ग्रीवा की दूसरी क्रिया की ओर बढ़ते हैं। ग्रीवा दाएं एवं बाईं ओर झुकाने का अभ्यास यानी गर्दन को दाईं दिशा में झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन दाईं दिशा में झुकाएं। सांस को भरें और भरते हुए धीरे धीरे मध्यम भाग में आए। पुनः सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं दिशा में झुकाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग में आए। एक बार पुनः यह दोहरा जाए। सांस छोड़ते हुए गर्दन झुकाएं दाहिनी तरफ और विपरीत दिशा में आने वाले खिंचाव का अनुभव। सांस भरते हुए मध्यम भाग। सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। कान को कंधे के समीप लाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग। अब तीसरी क्रिया ग्रीवा की, ग्रीवा दाएं एवं बाईं और मोड़ने का अभ्यास।
सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं दिशा में मोड़ें। सांस को भरते हुए गर्दन को मध्यम भाग में लाएं और अब सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। ठुड्डी को कंधे की सीध में लाने की कोशिश। सांस भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ। श्वास को भरते हुए मध्यम भाग में आए। अंतिम बार सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। पूर्ण रूप से मोड़ने का प्रयास। श्वास भरते हुए मध्यम भाग। और अब ग्रीवा की चौथी और अंतिम क्रिया यानी ग्रीवा गोलाकार घुमाने का अभ्यास। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित विकार वाले व्यक्ति विशेष इस अभ्यास को बहुत ध्यान से करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं और अब सांस को भरते हुए गर्दन को गोलाकार आकृति में घुमाने का प्रयास करें। दाहिनी दिशा से आरंभ करें और सांस छोड़ते हुए शून्य को पूर्ण रूप से बनाते हुए गर्दन को नीचे झुकाएं। एक बार और दोहरा जाएं। सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए शून्य को पूरा करें। अब विपरीत दिशा से 2 बार इसको अभ्यास को दोहराएं। वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, बहुत खूब। एक बार पुनः सांस भरते पीछे, आंखें खुली, सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर। अब श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए और हाथों को वापस लाएं। ग्रीवा की क्रियाओं के बाद ग्रीवा के प्रभाव के साथ जुड़े, यानी 4 जो क्रियाएं की हैं उनका प्रभाव गर्दन पर किस प्रकार की अनुभूति दे रहा है उसकी जानकारी। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगली चालन क्रिया स्कंद चालन। आंखें खोलें, श्वास भरते हुए सामने से नहीं बगल से। आई रिपीट, श्वास भरते हुए बगल से दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चालन क्रियाओं का अभ्यास कंधों से संबंधित विकारों को दूर करने में मदद प्रदान करता है। अब अगला स्कंद चक्र क्रिया का अभ्यास। सांस भरते हुए बगल से दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाएं और हथेलियों को पलटाएं। सांस छोड़ते हुए हथेलियों को कंधों पर रखें और कोहनियां वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब गोलाकार घुमाने के लिए श्वास भरते हुए कोहनियों को आकाश की ओर ले जाएं और गोलाकार घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे से आगे की ओर पुनः मिलाएं। यही अभ्यास दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब विपरीत दिशा से 2 बार दोहराएं। सांस को छोड़ते हुए पहले नीचे से ऊपर की ओर और सांस भरते हुए वापस नीचे की ओर। एक बार पुनः दोहराएं और धीरे से वक्षस्थल के सामने कोहनियां मिलाएं। अब कोहनियों को कंधों की सीध में वापस लाएं, हाथों को कंधों की सीध में लाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस। आंखों को बंद करें और चालन क्रिया यानी स्कंद चालन, स्कंद चक्र क्रिया के बाद कंधे से संबंधित जो भी अनुभूति यहां हो रही है उसके साथ जुड़े, कंधे पर आए प्रभाव के साथ जुड़े। अब तीसरी क्रिया यानी सामान्य योग अभ्यास क्रम की तीसरी क्रिया जो इसमें है कटी चालन क्रिया, उसका अभ्यास। यहां पर हम एक और अतिरिक्त क्रिया करते हैं। कटी चालन में 2 क्रियाएं यहां कर रहे हैं। तो पहली क्रिया आगे और पीछे और झुकने का अभ्यास, तो उसके लिए पैरों में कंधों से अधिक अंतर दें। अब सामने से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें। सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें, आंखों खुला रहे। श्वास भरते हुए मध्यम भाग और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और आपके हाथों की हथेलियों को पैरों के बीच में रखने की कोशिश करें, कमर को नीचे खींचें। अब यही अभ्यास वापस आकर श्वास भरते हुए ऊपर आएं, एक बार पुनः दोहराएं। सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए मध्यम भाग, सांस को छोड़ते हुए पुनः एक बार आगे झुकें, सीधी कमर के साथ नीचे की ओर खींचें जितना संभव है। अब श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं, यानी जहां से शुरू किया था खींचते हुए हाथों को सीधी कमर के साथ ऊपर और फिर हाथों को वापस ले आएं बगल से और पैरों को वापस से मिला लीजिए। अब
दूसरी क्रिया के लिए यानी कटी चालन की दूसरी क्रिया के लिए पैरों को पुनः खोलें कंधों जितना। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं कंधे की सीध में। अब श्वास को छोड़ते हुए दाईं दिशा में मुड़ें। दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ कंधे की सीध में मोड़ कर रखें। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आए। सांस को छोड़ते हुए बाईं दिशा में और श्वास को भरते हुए मध्यम भाग। एक बार पुनः दोहराएं। ध्यान रहे सांस को छोड़ते हुए जा रहे हैं तो उस पूरे समय में सांस छोड़ते हुए जाइए। सांस भरते मध्यम भाग, सांस छोड़ते हुए बाईं दिशा में पूरी तरह मुड़ने का प्रयास, भरते हुए मध्यम भाग। धीरे से हाथों को वापस लाएं, आंखों को बंद करें और पैरों को मिला लीजिए। विश्राम करें। कटी प्रदेश में आए बदलावों का प्रभाव अनुभव करें। कटी चालन क्रिया के बाद जो भी अनुभूति कटी प्रदेश में हो रही है उसकी जानकारी भीतर से प्राप्त करें। और अगले चालन क्रिया की ओर बढ़ते हैं। आंखों को खोलें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, पैरों में कंधे जितना अंतर दें। घुटने की चालन क्रिया, दोनों हाथों को कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। सांस को छोड़ते हुए बैठने की स्थिति में आए। धीरे से घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए। घुटने से दर्द वाले व्यक्ति यानी जिनको घुटनों में दर्द है, इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। वापस आए, सांस भरते हुए। अब सांस छोड़ते हुए एक बार पुनः झुकें, नीचे की ओर जाएं। सांस भरते हुए मध्यम भाग और हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं और समस्थिति में विश्राम करें। घुटने का अभ्यास, घुटने की क्रिया का अभ्यास जो प्रभाव दे रहा है उस क्षेत्र में, उसका अनुभव। ये 4 चालन क्रियाएं, ग्रीवा, स्कंद, कटी और घुटने की चालन क्रिया, हमें आगे के अभ्यासों के लिए तैयार करती है। आगे के अभ्यास यानी योगासनों का अभ्यास। तो चालन क्रियाओं के अभ्यास के बाद योगासनों की तरफ बढ़ते हैं। आंखों को खोलें। पहला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दिशा बदलें और अब ताड़ासन के लिए पैरों में 2 इंच का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। ताड़ासन, ताड़ के पेड़ के समान पूर्ण स्थिति। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से कंधों की सीध में लाएं और हाथों की उंगलियां फंसाते हुए श्वास छोड़ते हुए हथेलियां पलटा दें। अब पुनः एक बार सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। याद रहे इसमें सीने वाले भाग को आगे ना धकेलें, कमर में कर्वनुमा आकृति ना बनाएं, सीधी शरीर को पूर्ण रूप से तानें। सामान्य सांस और एक बिंदु पर ध्यान देते हुए आंखों की पुतलियां ना हिलाएं। एक बिंदु पर एकाग्रता और धीरे से एड़ियां उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। जिन साधकों को एड़ियों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, एड़ियां ना उठाएं। एड़ियां नीचे रखकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से एड़ियां वापस लाएं। हाथों को वापस लाने का प्रयास आरंभ करें। हाथों को खोलें और हाथों को नीचे ले आएं। याद रहे जिस भी स्थिति में हम रुकते हैं वहां सांस सामान्य होना चाहिए और शरीर के प्रति सजगता होनी चाहिए। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास भी संतुलन श्रेणी का अभ्यास, वृक्षासन। करवट लें इधर की तरफ जी। वृक्षासन शरीर में संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करता है और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में भी मदद प्रदान करता है। तो तैयार हो इस लाभ के लिए। धीरे से दाहिना पैर मोड़ें। दाहिने पैर के तलवे को बाएं जंघा मूल पर रखें। संतुलन बनाएं पहले यहां पर। अब बगल से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। शरीर को ताने, एक सीधनुमा आकृति दें। इस स्थिति में शरीर के प्रति सजग, श्वास सामान्य रखें, श्वास के प्रति सजग। धीरे से हाथों को वापस लाएं और दाहिने पैर को भी वापस ले आएं। अब यही अभ्यास बाएं पैर के साथ दोहराएं। जिनसे वृक्षासन का पूर्ण स्थिति ना हो वो सरल वृक्षासन का अभ्यास करें और पैर का अंगूठा दबा के रखना है, संतुलन बन पाए। बाएं पैर से करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं। नमस्कार मुद्रा। बहुत खूब। अंतिम स्थिति वृक्षासन की आप देख रहे हैं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में हम रुके हुए हैं और अब धीरे से बगल से हाथों को वापस लाएं। बाएं पैर को भी नीचे ले आएं। विश्राम करें। आंखों को बंद करके वृक्षासन का प्रभाव शारीरिक स्तर पर, श्वास के स्तर पर
विशेष तौर पर पैरों वाले भाग पर जो भी अनुभूति करा रहा है उसके साथ जुड़े। अब अगले अभ्यास की ओर, यानी तीसरा आसन पादहस्तासन। करवट लें। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में 5 योगासनों का चयन किया गया है। तो तीसरा आसन पादहस्तासन, पैरों में 2 उंगलियों का अंतर। श्वास भरते हुए सामने से दोनों हाथों को आकाश की ओर खींचें, पूर्ण रूप से पहले शरीर को तानें। अब सांस छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ आगे झुकें और यथासंभव आगे झुकने के बाद हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों के पास रखें। संभव है हथेलियां जमीन पे लगाना, जरूर लगाएं, नहीं तो उंगलियां रखें और कोहनियां शरीर के समीप करते हुए माथे को पैरों के बीच में लगाने की कोशिश करें। यह पूर्ण स्थिति है। नितंब से लेके एड़ी वाला भाग सीधा सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें और पादहस्तासन कमर में लचीलापन लाता है। इस लचीलेपन का लाभ उठाने के लिए कुछ क्षण जरूर स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएं। सामने से दोनों हाथों को खींचते हुए सीधी कमर आने की कोशिश। हाथों को खींचें और बगल से दोनों हाथों को वापस लाएं और अब आसन के प्रभाव के साथ जुड़ें। फील द इम्पैक्ट। आंखों को बंद करें। जो भी बदलाव इस क्षण हो रहे हैं उनका अनुभव। आसन करते वक्त तो हम आसन के साथ जुड़ते हैं, परंतु आसन के पश्चात भी यदि हम उसके साथ जुड़ पाते हैं तो हम ज्यादा लाभ उठा पाते हैं। अब अगला अभ्यास, यदि हमने आगे झुककर अभ्यास किया है तो पीछे झुकना स्वाभाविक तौर पे आवश्यक हो जाता है। अब अर्धचक्रासन। आंखें खोलें, हाथों को कमर पर रखें, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए कोहनियां समीप करें। एक बार पुनः धीरे से सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाएं। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। यथासंभव शरीर का लचीलापन, शरीर की क्षमता को जांचते हुए झुकें। सामने वाले को देखकर अपनी क्षमता से ज्यादा ना करें। आंखें खुली रखें, पैरों पर दबाव बनाए रखें हल्का हल्का और धीरे धीरे वापस आने के लिए सांस को भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। हाथों को वापस लाएं, आंखों को बंद करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। अर्धचक्रासन फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, साथ ही साथ मेरुदंड में लचीलापन भी बढ़ाता है। तो यहां हमने 4 आसनों का अभ्यास खड़े होकर किया। अंतिम आसन खड़े होकर त्रिकोण आसन। पुनः एक बार करवट लें, इस तरफ दिशा ले लें। त्रिकोण आसन के लिए पैरों में लगभग 2 से 2.5 फीट का अंतर दें। याद रहे, जब भी आप अंतर देकर खड़े हो रहे हैं तो आपके पंजे और एड़ियां समानांतर हो। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की सीध में ले जाएं। हथेलियों का मुख सामने की ओर, उंगलियां मिली हुई। धीरे से दाहिने पैर के पंजे को दाईं दिशा में मोड़ें। सांस को भरें एक बार गहरा और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं दिशा में झुकते जाएं। यथासंभव झुकें। दाहिने हाथ की उंगलियों को दाएं पैर के पीछे रखने की कोशिश और उसके बाद धीरे से गर्दन घुमाएं। ऊपर हाथ की उंगलियों को देखने की कोशिश करें। यह पूर्ण स्थिति है सामान्य योग अभ्यास क्रम में लिए गए त्रिकोण आसन की स्थिति। त्रिकोण आसन में शरीर का भार मध्यम भाग में हो, ध्यान रहे आगे या पीछे की ओर नहीं। सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आएं। दाहिने पैर के पंजे को सीधा करें। इसका विपरीत तरफ यानी विपरीत दिशा में कर जाएं। बाएं दिशा में सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं पैर के पीछे रखने की कोशिश करें और अब गर्दन घुमा के दाहिने हाथ को देखें। दोनों हाथ एक सीध में लाने की कोशिश। रोजाना का अभ्यास। आप भी सोचते हैं कि रोजाना हम इतने इन आसनों को रिपीट क्यों कर रहे हैं। जब आप रोजाना इन आसनों को करते हैं तो आपके शरीर में लचीलापन बढ़ता जाता है, आसन में पकड़ बढ़ती जाती है और आसन परिपक्वता की ओर बढ़ता है। सांस भरते हुए धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं। बाएं पैर को सीधा करें और धीरे से दोनों हाथों को वापस लाएं, पैरों को मिलाएं। अब समय है आसन के प्रभाव के साथ जुड़ने का। आंखें बंद और फील द इम्पैक्ट। श्वास प्रश्वास के साथ प्रभाव का अनुभव। त्रिकोण आसन कटी प्रदेश में अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद प्रदान करता है, साथ ही साथ शरीर के
पैरों वाले भाग की मांसपेशियों को लचीला बनाता है, मजबूती प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं बैठकर किए जाने वाले आसनों की तरफ। तो धीरे से आंखें खोलें। बैठकर करने वाले श्रेणी में 7 आसनों का वर्णन यहाँ पर है। तो सर्वप्रथम विश्राम आसन, पैरों को सीधा करें, हाथों को पीछे रखें, हाथों पर हल्का दबाव दें, गर्दन को पीछे की ओर और पैरों में अंतर दें। विश्राम आसन नाम से ही परिचित है, विश्राम की स्थिति। तो यह स्थिति बैठकर किए जाने वाले आसनों की शुरुआती स्थिति है और अंतिम स्थिति भी कह सकते हैं, यानी शुरुआत भी यहां से करें और अंत भी। अब आगे बढ़ते हैं दंड आसन की ओर। दंडासन, दोनों पैरों को मिलाएं, आंखें खोलते हुए, हाथों को नितंब के पास रखें, मेरुदंड सीधा रखें, कोशिश करें हथेलियों पर दबाव दें, कमर खींचें, पैरों के अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ियां मिली हुई हैं, जांच लीजिए। यह पूर्ण स्थिति है दंडासन की। यहां पर कुछ एक श्वास अनुभव करें। दंडासन मेरुदंड को सीधनुमाकृति प्रदान करने में, मजबूती प्रदान करने में बहुत लाभदायक है और आगे के आसनों के लिए पूर्व तैयारी भी कहें तो गलत नहीं है। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, वज्रासन। धीरे से दाहिने पैर को मोड़ें, दाएं पैर के पंजे को अपने नितंब के पास लाएं, दाहिनी एड़ी का स्पर्श नितंब से कराएं। ऐसे ही बाएं पैर को मोड़ते हुए अब दोनों पैरों के बीच में बैठ जाएं, अर्थात एड़ियों के बीच में बैठ जाएं। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। अक्सर लोग एड़ियों को नितंब में चुबाते हैं, एड़ियों को फैला कर रखें जिससे पिंडलियों वाला भाग थोड़ा बाहर की ओर फैल पाए। देख रहे हैं सामने कितने सुंदर तरीके से वो उपस्थित कर रहे हैं। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, आंखें बंद करें और वज्रासन में आने और जाने वाली सांस के साथ जुड़े। वज्रासन बैठकर खाना खाने के पश्चात यह आसन यदि आप करते हैं तो बहुत ही लाभदायक है। वज्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। धीरे से आंखें खोलें और अब धीरे से अगले अभ्यासों की ओर हम बढ़ेंगे, यानी अर्ध उष्ट्रासन। जिन साधकों से उष्ट्रासन का अभ्यास ना हो पाए वो इस आसन को 2 बार करेंगे, परंतु पहले हम अर्ध उष्ट्रासन सभी साथ में करेंगे। तो घुटनों के बल खड़े हो जाएं, आंखों को खोलते हुए कुछ इंच की दूरी बना ले घुटनों और पंजों के बीच। अब सांस भरते हुए हाथों को नितंब पर रखें, उंगलियों का मुख नीचे की ओर, सांस खाली करते हुए कोहनियों को नजदीक करें। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकते जाएं। जैसे आपने अर्ध चक्रासन में झुकने का कार्य किया था, वैसे ही अर्ध उष्ट्रासन में यहाँ पर हम अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य सांस के साथ स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस आएं, सांस भरते हुए और हाथों को वापस लाएं, सांस छोड़ते हुए बैठ जाएं, आंखें बंद करें, अर्ध उष्ट्रासन के प्रभाव के साथ जुड़ें। अर्ध उष्ट्रासन भी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद प्रदान करता है, कमर में लचीलापन लाता है और उष्ट्रासन के लिए हमारे शरीर को तैयार करता है। अब अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, उष्ट्रासन। एक बार पुनः मैं ये दिशा निर्देश दोहरा दूं तो गलत नहीं है कि जिनसे उष्ट्रासन ना हो झटके से नहीं करें, क्षमता से ज्यादा ना करें, अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करें, कुछ दिन लगातार और करें। धीरे धीरे आप उष्ट्रासन करने के पात्र हो जाएंगे। बाकी जो उष्ट्रासन कर सकते हैं साथ में करें। धीरे से अपने स्थान पर घुटनों के बल पुनः खड़े हो जाएं, पैरों में अंतर दें, घुटनों में, पंजों में, एड़ियों में बराबर अंतर। अब सांस भरते हुए धीरे से पहले गर्दन वाले भाग को पीछे की ओर झुकाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे पीछे लाएं, कमर झुकाएं और हथेलियों से तलवों को छूने का भाव, तलवे, एड़ियां जो सहज हो। अब एक बार पुनः कोशिश करें अपने आप को आगे की ओर धकेलें, पूर्ण स्थिति धारण करें। यह स्थिति उष्ट्रासन कहलाती है। सामान्य सांस के साथ बने रहें। धीरे धीरे कमर, सीने को वापस लाना शुरू करें और सांस छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति यानी वज्रासन में बैठ जाएं। प्रारंभिक स्थिति में विश्राम करें, आंखें बंद करें,
उष्ट्रासन के प्रभाव के साथ जुड़े। जांचें श्वास कैसी हो गई, इस वक्त मनोस्थिति कैसी हो गई। क्या आसन सच में हमें प्राणायाम करने के लिए तैयारी प्रदान करता है? क्या सच में मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है, भीतर की ओर आ रहा है? तो ये सब चीजें जांचते जाएं। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास बैकवर्ड बेंडिंग यानी पीछे झुकने के बाद आगे झुकने का अभ्यास, शशक आसन। आंखें खोलें, हाथों की सहायता से घुटनों का फैलाएं, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। पेट, सीना और ठुड्डी वाला भाग जो सहज हो धरती पे लगाएं। कमर को खींचें और पूर्ण स्थिति में कुछ क्षण बने रहें, या ये कहें कुछ क्षण विश्राम करें। एक अच्छा अभ्यासी पूर्ण स्थिति में भी विश्राम करता है। सामान्य सांस के साथ बने रहें। धीरे धीरे वापस आए, सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आना है, झटके से नहीं। पैरों को मिलाएं और प्रारंभिक स्थिति वज्रासन। विश्राम करें, प्रभाव के साथ जुड़ें। शशक आसन कमर को तो लचीलापन देता ही है, साथ ही साथ हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स में भी लचीलापन लाता है और तनाव और चिंताओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। यानी तनाव और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति इस आसन को अक्सर, इस अभ्यास को करें तो वह इस परेशानी से थोड़ा अपने आप को दूर कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन के लिए पुनः एक बार पैरों को फैलाएं, सांस भरते हुए सामने से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पूर्ण रूप से खींचें, ताने और सांस छोड़ते हुए गर्दन के पीछे से विपरीत कंधों पर अपनी हथेलियों को छूने का प्रयास करें, अर्थात हथेलियों से कंधों को छुएं, कोहनियों को खींचें, सीने को ढीला छोड़ें, पूर्ण स्थिति में बने रहें। आंखें बंद और आती जाती सांस के साथ इस आसन का अनुभव करें। किस प्रकार सांस आ रही है, कौन सा भाग फैल रहा है, कौन सा भाग शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे वापस आएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और बगल से हाथों को वापस ले आएं। हाथों की सहायता से पैरों को मिलाएं और वापस वज्रासन की स्थिति। तो बैठकर करने वाले आसनों में हमने लगभग अभी तक 6 आसनों का अभ्यास कर चुके हैं और अंतिम आसन की ओर अपनी यात्रा लेकर चलते हैं। इस अभ्यास क्रम में अंतिम बैठकर करने वाला आसन वक्रासन। तो पूर्व अभ्यास में आपने देखा था, जिनसे ना हो वो सरल तरीके से घुटना पकड़ सकते हैं। आज भी हम कहेंगे जिनसे ना हो वो सरल अभ्यास करें, पर उससे पहले तैयारी दंडासन में आ जाएं। वज्रासन से एक एक पैर को सीधा करें। अब दंडासन से ही अभ्यास आरंभ करेंगे। वक्रासन यानी मेरुदंड को मोड़ने का अभ्यास। तो धीरे से दाहिने पैर को मोड़े, दाहिने पैर के पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें, दाहिना हाथ धीरे से पीछे ले जाएं, हाथ की हथेलियां दबाव देते हुए कमर हल्की सी सीधी करने की कोशिश। अब बाएं हाथ को दाहिने घुटने के ऊपर से घुमाते हुए पंजे के पास रखने का भाव। संभव है तो, नहीं संभव अपने पंजे को पकड़ें, वो भी संभव नहीं तो अपने टखने को पकड़ लीजिए। अब कमर खींचें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए कमर को दाईं दिशा में मोड़ें और वक्रासन की पूर्ण स्थिति धारण करें। वक्रासन मेरुदंड में लचीलापन लाता है, पाचन तंत्र को सशक्त करता है और अगर हम कहें डायबिटीज यानी हमारे मधुमेह को दूर करने में, मधुमेह से संबंधित विकार को दूर करने में मदद प्रदान करता है। धीरे से वापस आएं और विपरीत दिशा के लिए अपने आप को तैयार करें। बाएं पैर को मोड़ें, दाहिने घुटने के साथ रखें और दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बायां हाथ पीछे ले जाकर रखें, पंजे के पास रखने का भाव। सांस भरते हुए कमर खींचें और बाईं तरफ मुड़ जाएं। यहां आंखें बंद कर सकते हैं या आंखें खोलकर एक विषय वस्तु को देखें। सहज होते जाएं,
शांतमय, प्रसन्नमय, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे वापस आए। जब आसन में स्थिर होते सुख की अनुभूति होती और प्रसन्नता अपने आप ही घटित होती है। अब विश्राम आसन में विश्राम करें। यहाँ हमारे बैठकर करने वाले 7 आसनों का हमने अनुभव किया, प्रभाव के साथ जुड़े। अब आगे बढ़ते हैं अगले अभ्यास यानी पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी। तो धीरे से पेट के बल लेट जाए। यहाँ हम 3 आसन करेंगे, मकर आसन, भुजंगासन और शलभासन। परंतु भुजंगासन की सरल तरीके को हम यहाँ पर अभी करेंगे। आगे वाले सत्रों में भुजंगासन को भी और बारीकियों से समझेंगे। तो मकर आसन के लिए पैरों को फैलाएं, पंजे बाहर की दिशा में, घुटने बाहर की दिशा में, कोहनियों को मोड़ते हुए हथेली के ऊपर हथेली रखें और अपने गाल को रखते हुए विश्राम करें। यह मकर आसन की पूर्ण स्थिति है। मकर आसन विश्रामदायक आसन की श्रेणियों में आने वाला एक आसन है और पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों की पूर्व तैयारी कह सकते हैं। अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ें, पैरों को मिलाएं। अगला अभ्यास सरल भुजंगासन। दोनों हाथों को एक बार पहले आगे की ओर ताने, खींचें, जिससे शरीर के कमर वाले भाग को पूर्ण रूप से खींच पाए। अब हाथों की कोहनियों को मोड़ते हुए हथेलियों को, कोहनियों को शरीर के पास रखें, पैरों को मिलाकर रखें। सांस भरते हुए धीरे से गर्दन उठाएं, सीने को उठाएं और हाथों को व्यवस्थित करें, कोहनियां कंधे के नीचे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में बने रहें। यह सरल भुजंगासन है। भुजंगासन से पूर्व तैयारी कह सकते हैं। जिनसे भुजंगासन ना हो वो इस अभ्यास को करें। धीरे धीरे वापस आएं और मकर आसन में विश्राम करें। भुजंगासन कमर दर्द से संबंधित पीड़ा को, उससे संबंधित विकारों को दूर करने में मदद प्रदान करता है। अब अगला अभ्यास शलभासन। दोनों पैरों को मिलाएं, ठुड्डी को जमीन पर लगाते हुए हाथों को जंघाओं के पास ले आएं। जिन साधकों से शलभासन करने के लिए शरीर अनुमति ना दे वो अर्ध शलभासन का अभ्यास करें। जिन साधकों को शरीर अनुमति ना दे तो अर्ध शलभासन करें। बाकी सभी जन शलभासन के लिए पैरों को मिलाएं, बिना घुटनों को मोड़ते हुए श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं और इस स्थिति में बने रहें। यदि आपको सांस लेने में सहजता ना हो तो आप हल्की सी ठुड्डी भी उठा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको सांस लेने में सहजता ना हो। इस स्थिति में धीरे से वापस आएं और पुनः प्रारंभिक स्थिति यानी मकर आसन में विश्राम करें। शलभासन कमर दर्द को दूर करने में तो मदद करता ही है, साथ ही साथ साइटिका से संबंधित विकार को भी दूर करने में मदद करता है और मेरुदंड को सशक्त करता है। यहाँ जो अभ्यास हमने पेट के बल लेटकर किए तो उनका अनुभव हम कर रहे हैं। अब अगले अभ्यासों की ओर बढ़ते हैं। धीरे से करवट लें और पीठ के बल लेट जाएं। आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन की श्रेणी पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। इस श्रेणी में आज हम 2 आसन आपके साथ नए साझा करेंगे और एक और साझा तीसरा आसन जो तैयारी होगी, जो आसन हम ऑलरेडी या पहले ही कर रहे हैं। तो कौन कौन से वो आसन हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले उत्तान पादासन। उत्तान पादासन यानी उत्तान यानी स्ट्रेच करना, खींचना, तानना और पाद यानी पैरों को ऊपर की ओर उठाकर खींचकर रखना। यह स्थिति उत्तान पादासन कहलाती है। परंतु जिन साधकों से उत्तान पादासन ना हो उसका सरल तरीका पहले हम करेंगे। तो दोनों हाथ जंघों के पास हैं, पैरों को मिलाकर रखें, आंखों को खोल लीजिए और धीरे से एक पैर को लगभग 30 डिग्री के कोण पर उठाएं। सामान्य सांस के साथ बने रहें। अब धीरे से वापस आएं सांस छोड़ते हुए। यही अभ्यास बाएं पैर के साथ, सांस के साथ बने रहें और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आए।
ये थी उत्तान पादासन की सरल तरीका। जिनसे ना हो वो इस तरह करें, और जो पात्र हैं उत्तान पादासन करने के, वो दोनों पैरों को एक साथ बिना घुटनों को मोड़ते हुए उठाएंगे। तो देखते हैं कैसे करें। पैरों को मिलाकर रखें, सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े दोनों पैर उठाएं। एक बार देख लीजिए, चाहे जिनके लिए यह आसन नया है। नाभि क्षेत्र पे आने वाले प्रभाव के साथ जुड़े, सांस लेते रहें। नाभि में हल्की सी कंपन की अनुभूति होगी, होने दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस आएं और विश्राम करें। उत्तान पादासन का प्रभाव एकदम से वापस आने के तुरंत बाद क्या हो रहा है जानें। फेफड़ों में यानी सांस लेने में कैसा बदलाव आया है, उस क्षमता को जांचें। अब एक बार पुनः इस आसन को दोहराएंगे। पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों को सांस भरते हुए बिना घुटनों को मोड़े हुए उठाएं, लगभग 30 डिग्री के आसपास। पैर के अंगूठे दिखने आपको सहज हो जाएं, उतना उठाएं। पंजे बाहर की दिशा में या सीधे सांस के साथ बने रहें। शुरू में आप 3 से 5 सांस, धीरे धीरे 5 से 7 सांस और आगे इस तरह बढ़ें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं और विश्राम करें। उत्तान पादासन का प्रभाव नाभि क्षेत्र पर, श्वास के स्तर पर जो बदलाव ला रहा है, उसका अनुभव करें। अब अगला अभ्यास अर्धहलासन। तो आज के मुख्य आसनों में अर्धहलासन, परंतु अर्धहलासन की भी सरल तरीके को हम पहले करेंगे। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के पास। धीरे से दाहिने पैर को बिना घुटना मोड़ते हुए उठाएं, लगभग 90 डिग्री के कोण पर। एड़ी से नितंब वाला भाग सीधा, दूसरा पैर सीधा, पंजा सामान्य, और श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। धीरे से वापस आएं, यानी दाहिना पैर वापस ले आएं। अब यही अभ्यास विपरीत पैर के साथ, बाएं पैर के साथ कर जाएं। जब ऊपर की ओर उठा रहे हैं, सांस भरते हुए उठाया, सांस को सामान्य स्थिति में रखते हुए स्थिर किया और सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाए। आए वापस। अब कईयों के लिए ये सरल तरीका करना भी सहज नहीं होगा, तो वो कैसे करें। धीरे से बायां पैर मोड़ लीजिए, दाहिना पैर मोड़ ले, किसी भी पैर के साथ पहले शुरू कर सकते हैं। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उसको वैसे ही रखें। दूसरे पैर को बिना घुटना मोड़ते हुए सीधा उठाएं 90 डिग्री के कोण पर। गर्दन ढीली, कंधे ढीले। इस तरीके से भी आप अर्धहलासन का अभ्यास कर सकते हैं। धीरे से बाएं पैर को वापस ले आएं, या दाहिना पैर जो आपने उठाया है दूसरा पैर सीधा कर दें। अब यही अभ्यास दूसरे पैर के साथ, यानी एक पैर को मोड़ें और दूसरा पैर सीधा उठाते हुए 90 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करें। सांस लें, सांस छोड़ें, धीरे से वापस आएं। दूसरे पैर को भी सीधा कर दें और विश्राम करें। जांच लें, क्या इतना करना भी सरल नहीं था आपके लिए। यदि इतना सरल था, सहजता थी कर पाने में, तो आप अगला अभ्यास करने के पात्र है। हाँ, मेरुदंड में यानी कमर से संबंधित विकार वाले व्यक्ति अर्धहलासन सावधानी पूर्वक करें। हल्का सा घुटना भी वो मोड़ सकते हैं पूर्ण स्थिति में। आइए बढ़ते हैं अर्धहलासन की पूर्ण स्थिति की ओर। पैरों को मिलाएं, हाथों को जंघाओं के पास रखें। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े हुए 90 डिग्री के कोण पर उठाएं। एड़ी से नितंब वाला भाग सीधा और एड़ियों से कंधे वाला भाग सीधा। मुख्य बिंदु गर्दन ढीली हो, कंधे ढीले हो, सांस सामान्य रखें और स्थिति में सहज हो जाए। अर्धहलासन हाइपरटेंशन से संबंधित विकार वाले व्यक्ति विशेषों के लिए लाभदायक है और साथ ही साथ हमारी वेरिकोस वेन से संबंधित परेशानियों को दूर करने में मदद प्रदान करता है। तो जिन साधकों को वेरिकोस वेन है वो इस अभ्यास को रोजाना करें। धीरे से वापस आएं। देख पा रहे हैं जो हमारे साथ अभ्यासी हैं कितने लंबे समय तक सहजता से स्थिर थे। तो ये तभी संभव है जब रोजाना अभ्यास किया जाए। विश्राम करें। लंबे समय तक किया गया अभ्यास, रोजाना किया गया अभ्यास ही लाभदायक और
फलित होता है। अब अगला अभ्यास एक पाद पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का हम रोजाना के सत्र में अभ्यास कर रहे हैं, पर यहां पर हम उससे पहले एक पाद पवन मुक्तासन को आज करेंगे। जिनसे पवन मुक्तासन ना हो वो इस आसन को रोजाना कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को जंघाओं के पास रखें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, धीरे से दाहिने पैर को मोड़े, सांस छोड़ते हुए दाहिने घुटने को सीने के सामने ले आए, समीप ले आए, सांस भरते हुए हाथों की उंगलियां फंसाएं और दाहिने पैर को पकड़ लें। अब एक बार पुनः सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए खाली करते हुए गर्दन उठाएं और अपने ठुड्डी या नासिका घुटने के संपर्क में और समीप लाने की कोशिश करें। अक्सर देखा जाता है लोग दूसरा पैर भी उठाते हैं, जैसे हमारे सामने उठाया गया है। यदि संभव ना हो तो आप पैर नीचे भी रख सकते हैं। इसमें पंजा सामान्य या बाहर की दिशा में। धीरे से वापस आएं और पैर को सीधा करें, दूसरी दिशा के लिए तैयार हो, यानी बाएं पैर के साथ। एक पाद पवन मुक्त या सुप्त पवन मुक्त दोनों नाम से इसको जाना जाता है। पहले एक पैर के साथ, फिर दूसरे पैर के साथ, फिर आगे हम बढ़ेंगे दोनों पैरों के साथ। तो पहले देखें बाएं पैर के साथ, सामान्य सांस के साथ बने रहें और धीरे से वापस आ जाएं। पैर को सीधा करें और विश्राम करें। अब हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, यानी पवन मुक्तासन। पाचन तंत्र के लिए लाभदायक, शरीर से अतिरिक्त अपान वायु को दूर करने में मदद प्रदान करता है। तो इस लाभ को उठाने के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ जंघाओं के पास, सांस भरते हुए दोनों पैरों को सीध में उठाएं, 90 डिग्री का कोण बनाएं, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वक्ष तल के ऊपर ले आए। अब धीरे से हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लीजिए। एक बार पुनः सांस भरें, सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन उठाएं, ठुड्डी या नासिका लगाने की कोशिश करें। जिन साधकों के लिए उंगलियां फंसाना सहज ना हो वो एक एक हाथ यानी दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बायां पैर भी पकड़ सकते हैं। धीरे से वापस आएं, सांस भरते हुए पैरों को सीधा करें, हाथों की उंगलियों को खोलते हुए और सांस को छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाएं, विश्राम करें। अब अंतिम आसन, सामान्य योग अभ्यास क्रम का अंतिम आसन शव आसन। शव के समान शिथिल हो जाएं, सहज हो जाएं। उस अनुभूति के लिए पहले शरीर को व्यवस्थित करें, पैरों में अंतर दें, कंधों से अधिक, पंजे बाहर की दिशा में, हाथों को जंघाओं से दूर करें, हथेलियों का मुख आसमान की ओर, आंखें बंद। एक बार गहरा सांस लें और धीमे धीमे सांस को बाहर करें। अब एक बार जांच लें, शरीर का कोई भी भाग कसाव में तो नहीं है, अर्थात कोई भी भाग कसा हुआ तो नहीं। यदि ऐसा है तो उस भाग को हिलाकर ढीला छोड़ दें, व्यवस्थित कर लें। चाहे वो पैरों वाला भाग हो, हाथों का हो, गर्दन हो, कमर हो, जांच लीजिए। चेतना को पैरों से लेके सिर तक एक बार चेतना की यात्रा कराएं। अब धीरे धीरे आने और जाने वाली सांस का अनुभव, सांस की गति कैसी है उसको जांचें और धीरे धीरे सांस पर अपनी पकड़ बनाते जाएं, यानी सांस को व्यवस्थित ढंग से लेने का भाव। सांस को गहरा रूप दें, गहरा सांस लें और गहरा सांस छोड़ें। कुछ एक धीमे गहरे श्वास लें और शिथिल और शांत और सहज होते जाएं। पूरा शरीर शिथिल और शांत। अब देख रहे हैं सिर से पांव तक, पांव से सिर तक शरीर स्थिर है और धीरे धीरे श्वास की गति और धीमे और धीमे और धीमे होती जा रही है।
शरीर शिथिल और शिथिल होता जा रहा है। हर प्रश्वास के साथ शरीर और ढीला छोड़ते जाएं। शरीर के कमर वाले भाग को यानी पिछले भाग को धरती की तरफ छोड़ते जाएं। धीरे धीरे वापस आने के लिए आगे के अभ्यासों के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो पहले एक बार गहरा सांस लें, गहरा सांस बाहर करें और अब हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करें। सुझाव दें अपने आप को, मुझे वापस आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। धीरे से पैर मिलाएं, दाहिने हाथ का तकिया बनाते हुए दाईं करवट या बाएं हाथ का तकिया बनाते हुए बाएं करवट किसी भी दिशा में लेट जाएं और हाथ का सहारा लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। अब अपने आप को व्यवस्थित करें। सुखासन या अर्ध पद्मासन या पद्मासन, जिस भी आसन में आप सहज हो उस आसन में अपने आप को स्थिर कर लें। आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। एक बार पुनः जांचें कमर वाला भाग, आंखें बंद रखें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। आगे का अभ्यास यौगिक दीर्घ श्वास प्रश्वास, यौगिक गहरे श्वसन क्रिया का अभ्यास करेंगे। तो अब धीमा लंबा गहरा सांस लें, पेट, सीने और कंधे तक फैलाओ। धीमा लंबा गहरा सांस लेने के बाद धीमा लंबा गहरा सांस बाहर करें। 5 बार और इस अभ्यास को कर जाएं। आपका श्वास धीमा हो, लयबद्ध हो, गहरा हो, नियंत्रित हो। ये कोशिश भरते वक्त पेट, सीने और कंधे का फैलाव, खाली करते वक्त ऊपर से नीचे खाली करें। यौगिक गहरे श्वसन क्रिया का अभ्यास कहीं ना कहीं हमें प्राणायाम के लिए अच्छे स्तर पर तैयार करता है और हम आगे का अभ्यास और अच्छे स्तर पर कर पाते हैं। मन को शांत करता है। धीमा लंबा गहरा सांस लेना है, धीमा लंबा गहरा सांस छोड़ना है। करते वक्त बीच बीच में जांच सकते हैं कमर सीधी है या नहीं, सांस के ऊपर पकड़ अभी भी बनी हुई है या नहीं। और अब 5 चरण पूर्ण होने के पश्चात अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाए रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखें और दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं। अब पूर्ण रूप से श्वास दोनों नासिका रंध्रों से बाहर करें। धीरे से दाहिने नासिका को बंद करें और बाएं नासिका से धीमा लंबा गहरा सांस भरें नीचे से ऊपर की ओर। और पूर्ण रूप से श्वास भरने के बाद दोनों नासिका रंध्र को बंद करें और दाहिने नासिका रंध्र से गहरा धीमा श्वास छोड़ें ऊपर से नीचे की ओर। आपकी सांस लयबद्ध हो, क्षमता अनुसार फिर भरें सांस। दाहिने नासिका रंध्र से बंद करें और बाएं नासिका रंध्र से श्वास बाहर करें। यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे 5 चक्र और कर जाएं। यहां हम आज 1:1 को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो आरंभ करें। पूरक 1 2 3 4 5 6। दूसरी नासिका रंध्र से बाहर करें सांस 6 गिनने तक ही। 1 2 3 4 5 6। अब यहीं से श्वास लें। 1 2 3 4 5 6। दूसरे नासिका रंध्र से बाहर करें। 1
2, 3, 4, 5, 6। जारी करें, कंटिन्यू करें, जारी रखें। इस तरह आप रेशो मेंटेन कर सकते हैं। जिनके लिए 6 मात्रा तक करना संभव नहीं है, वो 5 मात्रा को भी कर सकते हैं या कम से कम 4। तो सांस धीमा गहरा हो, लयबद्ध हो, झटके ना हो, ध्वनि ना हो, एकाग्रता के साथ, और हर बार लयबद्ध बराबर मात्रा में लें, बराबर मात्रा में छोड़ें। जैसे किसी चीज को मथ रहे हो, ऐसे ही श्वास को मथते जाएं। हम अनुलोम विलोम के प्राणायाम को शारीरिक, मानसिक और भीतर जाने की यात्रा का मार्ग बना सकते हैं। यह प्राणायाम हमारे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करता है और मन को एकाग्र और शांति की ओर लेकर जाता है। सांस में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध आपके द्वारा उत्पन्न ना हो, ना लेने में, ना छोड़ने में। लय हो, धीमा हो, गहरा हो, नियंत्रित हो। धीमा गहरा लंबा सांस पूरक कहलाता है। धीमा लंबा गहरा सांस छोड़ना रेचक कहलाता है। यहाँ हम कुंभक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुंभक नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं रहे। सामान्य व्यक्ति विशेष पूरक और रेचक को ही अच्छे से कर ले तो श्वसन प्रणाली, श्वसन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। और आज के इस पैंडेमिक सिचुएशन में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। 5 चरण जब पूर्ण हो जाएं, तब धीरे से दाहिने हाथ को वापस लाएं। हमेशा बाएं नासिका रंध्र से आरंभ करें और बाएं नासिका रंध्र पे ही समाप्त करें। जैसे आसनों के बाद हमने उसके प्रभाव का अनुभव किया, ऐसे ही प्राणायाम के अभ्यास के बाद उसके प्रभाव के साथ जुड़ें। इस क्षण श्वास कैसी है, मन कैसा है, विचार कैसे, सच्चित आनंद। अपने शुद्ध स्वरूप को जानने का भाव रखते हुए और भीतर जाने का भाव रखते हुए हम अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास और आज के सत्र का अंतिम अभ्यास यानी ध्यान। तो ध्यान के लिए एक बार शारीरिक तैयारी, कुछ बदलाव यदि आसन में लाना चाहते हैं, स्थिति बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। सुखासन, अर्धपद्मासन या पद्मासन या चेयर पर बैठकर भी हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। मेरुदंड सीधा रहे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा अपनाएं। बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली, अंगूठे को आपस में स्पर्श करा सकते हैं या अंगूठे के ऊपर अंगूठा रख सकते हैं। कोहनियां शिथिल, मेरुदंड पुनः एक बार जांच लें, गर्दन सीधी। एक बार गहरा सांस लें और गहरा श्वास बाहर करें। अब धीरे धीरे शारीरिक स्थिति को व्यवस्थित करने के बाद, स्थिर करने के पश्चात धीरे से गर्दन उठाएं और अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर की ओर दिशा दें। अब इस स्थिति में अपनी चेतना को आते और जाते सांस के साथ कुछ क्षण बांधने का या ये कहें बहने का भाव दें। आती जाती सांस के साथ जुड़ जाएं। जो सांस आ रही, जो जा रही, ना लें ना छोड़ें, हर एक सांस को देख जाएं। साक्षी भाव के साथ हर एक सांस को अनुभव कर जाएं। श्वास को देखने पर श्वास की गति, श्वास का स्पर्श, श्वास का तापमान, श्वास का पहला और अंतिम स्पर्श, इन सब जानकारियों को हम भीतर अनुभव कर सकते हैं। पर यह तभी संभव है जब आप सांस के साथ जुड़ते हैं
और धीरे धीरे सांस और धीमे होती जाती है। हम अपने भीतर की तरफ बढ़ना शुरू कर पाते हैं। अब सांस के बाद कुछ क्षण अपने भीतर की संवेदनाओं का अनुभव या भीतर उठने वाले विचारों की लहरों का अनुभव करें और खुद से खुद को जोड़ने का भाव रखते हुए कुछ क्षण और जुड़ जाएं, ध्यान में लीन हो जाएं। आती जाती सांस की जानकारी पुनः अनुभव करें। शरीर इस वक्त कैसी अनुभूति करा रहा है, उसकी जानकारी। और अब धीरे धीरे बाहर के बाह्य जगत में आने के लिए एक बार गहरा सांस लें और गहरा सांस बाहर करें। मन ही मन संकल्प धारण करें कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार, समूह, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और आज का सत्र यहीं प्रार्थना के साथ समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं। आंखें बंद रखें, गहरा सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी शुभ देखें। इसी भाव के साथ धीरे धीरे हथेलियों का स्पर्श आंखों पे कराएं और प्रार्थना के भाव को आत्मसार करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हाथों को वापस लाएं। धन्यवाद आप सभी का। और आगे के अभ्यासों के लिए, आगे के व्याख्यान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। नमस्कार। योग परिचय कार्यक्रम के व्याख्यान सत्र के छठे दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है योग साधना में शोधन क्रिया की भूमिका एवं महत्व। तो आइए इस पर चर्चा करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शोधन क्रिया अर्थात स्वच्छता। जिस प्रकार से हम किसी घर में रहते हैं और उस घर को जब हम साफ सुथरा कर लेते हैं तभी वह बैठने योग्य होता है, ठीक उसी प्रकार से योग साधना करने से पूर्व अपने शरीर व अपने मन को शुद्ध करने के लिए योगियों ने षटकर्म की चर्चा की है। घिरण्य संहिता में इस पर महर्षि घिरण्य ने श्लोक से बताते हुए बताया कि इस क्रिया को योगी और साधक को करना जरूरी है, परंतु हठयोग पर दीपिका में सिर्फ योग की जो 6 क्रियाएं हैं उसकी ही चर्चा की गई है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि षटकर्म है क्या। षटकर्म यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। षट अर्थात 6, कर्म अर्थात कार्य। वह 6 कार्य जो शरीर को शुद्ध करता है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। योग एक प्राचीन विद्या है और हठ योग की चर्चा उपनिषद के साथ साथ योग के अन्य ग्रंथों में भी की गई है और वहीं पर षटकर्म की भी चर्चा की गई है। षटकर्म हमारे शरीर के त्रिदोषों को, वात पित्त और कफ, इन सबको बैलेंस करता है, यानी सम करता है। यदि किसी व्यक्ति में यह 3 दोष हैं और यदि उसको वह नष्ट नहीं कर रहे हैं और साधना में अग्रसरित हो रहे, साधना के लिए जा रहे हैं, तो साधना का पूर्णतः फल उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए शोधन की बहुत ही ज्यादा महत्व है। शोधन क्रिया हम जब भी करें तो किसी योग शिक्षक या योग चिकित्सक के देखरेख में ही हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। महर्षि घिरण्य ने घिरण्य संहिता में घटस्थ योग का वर्णन किया और उसमें उन्होंने सप्त साधन की चर्चा की। शोधन, दृढ़ता, अस्थैर्य, धैर्य, लाघव, प्रत्यक्ष और निर्लिप्तता। महर्षि घिरण्य ने इसकी चर्चा की है। तत्पश्चात यदि हम देखें हठ योग प्रदीपिका में, तो हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने बताया है कि जिन व्यक्ति की शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा हो, मेद की मात्रा ज्यादा हो, उन व्यक्ति को ही षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। परंतु जिन व्यक्ति का वात पित्त और कफ सामान्य है उनको षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा स्वात्माराम जी ने बताया है। आखिर षटकर्म की आवश्यकता क्यों है? जब भी हम साधना करने जाएं, योग की हम साधना करते हैं, उसके पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है, योग के लिए तैयार करना है। हमें योग करने के पूर्व इन 6 क्रियाओं का अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम आधुनिक युग की बात करें, आधुनिक युग में जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जीवन शैली, हमारा रहन सहन, खाने पीने की या हमारा सोने की या ऐसी जो भी हमारी दैनिक जीवन की प्रक्रियाएं हैं, सब के सब असंतुलित हो चुके हैं। इतने असंतुलित हो चुके हैं जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। कुछ जो सामान्य बीमारी है, तनाव, माइग्रेन, कुंठा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सिर दर्द, माइग्रेन, ऐसी एक आम समस्या हो गई है। और इसलिए हम उसका मूल वजह जाने तो एक तो हमारा वातावरण शुद्ध नहीं है, हम जो पानी पी रहे हैं उसमें शुद्धता नहीं है। तो जब हमारा वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां आएगी। शोधन क्रिया में धौती, वस्ती,
नेति, त्राटका, नौली और कपालभाति। इस 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो आगे हम जानेंगे किस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है। तो जैसे यदि हम धौती का अभ्यास करें, धौती के विषय में जानें, योग साधना में इसके विषय में बताया गया है योग शास्त्र में कि यह एक 4 उंगल चौड़ी एक वस्त्र की धोती है जिसकी लंबाई 15 हाथ है और इसको योग्य शिक्षक के देख रेख में इसका हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करने के लिए आप कागासन में बैठिए। एक बर्तन में आपने डाल रखा है और कागासन में बैठकर पहले आप वस्त्र धोती के 2 सिरों को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाइए। तत्पश्चात उसको आप फोल्ड कर दीजिए जिससे थोड़ा सा वो नुकीला हो जाए। फिर उसको आप एक मध्यमा और तर्जनी उंगली से पकड़ के आप गले के अंदर जो हमारी छोटी जिह्वा है वहां पर आप उसको रख दीजिए। फिर धीरे धीरे एक घूंट पानी पीजिए और जो वस्त्र धोती आपके बर्तन में है उसके दोनों सिराओं को अंगूठे, मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली से पकड़ के धीरे धीरे आप उसको निगलते जाएं, चबाएं और निगलते जाएं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है, उस समय हमारी एक छोटी सी गलती क्या होती है कि हमें महसूस होता है कि हम उसे निगल रहे, परंतु वह वस्त्र धोती इकट्ठा होकर हमारे मुंह में ही रह जाता है। तो उसे हमें जांचना है। धीरे धीरे आप निगलिए उसको। फिर एक घूंट गुनगुना पानी आप एक गिलास में जो रखा है एक घूंट पानी पीजिए, ज्यादा पानी नहीं पीना है। तत्पश्चात आप पूरा निगलने के पश्चात कम से कम आप एक हाथ धोती को बाहर की तरफ ही रखिए और फिर उसे आप धीरे धीरे उसको दोनों अंगूठे, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली से बहुत ही आराम से उसको बाहर की तरफ निकालिए। अब धौती करने से लाभ क्या है इसके विषय में जानते हैं। यह खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ रोग, अतिरिक्त बलगम और 20 प्रकार के कफ रोग धौती कर्म के प्रभाव से नष्ट होते हैं। इतना यह महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो ये हमारा वस्त्र धौती का अभ्यास है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। उसके बाद यदि हम चर्चा करें बस्ती, अर्थात 2 प्रकार की बस्ती बताए गए हैं। यह बड़ी आंत को स्वच्छ करने की एक प्रक्रिया है षटकर्म का। बस्ती के लिए बताया गया है कि आप किसी तालाब या आधुनिक युग में किसी टब में बैठ जाइए। बैठना भी है हमें तो उत्कट आसन में बैठना है। अपने मल द्वार को संकुचित करना है। जिस जल में आप बैठे हैं उस जल को आपको मल द्वार के माध्यम से ऊपर की तरफ खींचना है। जल बस्ती सामान्य जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्ती का लाभ क्या है? तो यह वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है। प्लीहा, पक्षघात जैसे अनेक बीमारियों को ठीक करने में सहायक है। षटकर्म के अगले अभ्यास में यदि हम चर्चा करें नेति, शास्त्रों में सिर्फ एक सूत्र नेति की चर्चा की गई है, परंतु सामान्य रूप से नेति में सूत्र नेति, जल नेति, धृत नेति, रबर नेति, तैल नेति, इन 4 प्रकार की नीतियों का हम प्रयोग करते हैं। यदि हम सूत्र नेति की चर्चा करें तो यह 1 हाथ लंबाई की एक नरम धागा होता है जिसका ऊपरी हिस्सा मोम से बना होता है, यानी मोम में डुबाया होता है। नीचे का जो धागा होता है कच्चे धागे होते हैं। सूत्र नीति का शास्त्रों के अनुसार यदि हम प्रयोग करें तो इसका हमें अभ्यास कैसे करना है
कागासन में बैठकर एक आप अपने सूत्र नेति को अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़िए। तत्पश्चात आप बाएं हाथ से एक अर्धचंद्राकार ऊपरी हिस्सा को आपको मोड़ना है। यदि आप प्रथम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में अभ्यासी हैं, तो यह चयन करें कि सूत्र नेति है ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। फिर उसको हम मोड़ करके जो नासारंध्र हमारा चल रहा है, यानी जिस नासारंध्र से महसूस हो रहा है कि सांस और प्रश्वास का आवागमन अच्छी तरह हो रहा है, उस नासारंध्र में हमें अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़ के धीरे धीरे हमें नासारंध्र में अंदर की तरफ डालना है। यदि संभव है तो आप उसमें आप देसी घी जो शुद्ध गाय का हो उसको भी आप उसमें लगा सकते हैं ताकि वो चिकना हो जाए। अंदर डालते समय जैसे ही आप नासारंध्र में डालते हैं तो छींके आना स्वाभाविक है। फिर वो गले में, धागा जो डाला आपके गले में आ जाएंगे। तत्पश्चात आप तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग करके मुंह खोल करके और फिर उस धागे को पकड़ के आप बाहर की तरफ तक खींच लीजिए और फिर उसको आप बाहर निकाल दीजिए। इसी प्रक्रिया को आप दूसरे नासारंध्र से करें। यदि आप उच्च अभ्यासी हो जाते हैं तो एक बार में दोनों नासारंध्र से करें और करने के बाद आप उसका विलोय करें, अर्थात उसको धीरे धीरे आप उसको अंदर बाहर उसका घिसाई करें ताकि जो भी मेद है, श्लेष्मा है आपके नासारंध्र में, वो सारे समाप्त हो जाएंगे। तो ये सूत्र नेति है। यह क्रिया हमारे कपाल को साफ करती है एवं शरीर के कंठ के ऊपर, अर्थात हमारे कंठ से ऊपर जितनी प्रकार की बीमारियां हैं उन सबको प्रबंधन करने में बहुत ही सहायक है नेति क्रिया। कहीं कहीं पर तो इसे ENT केयर के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो हमारे ENT है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है सूत्र नेति। अब सूत्र नेति करना किसे नहीं है? जिन व्यक्ति को नक्सीर है, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं, उनको तो इसका अभ्यास बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही इसका अभ्यास करेंगे रक्त का प्रवाह मस्तिष्क की तरफ तेजी से होगा और फिर आपको नुकसान हो सकता है। अभ्यास करते समय परेशान बिल्कुल नहीं होना है, डरना नहीं है, आपको संयम बनाकर रखना है। प्रथम अवस्था में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, आंखों में जलन हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ साधक जब इसके प्रथम बार अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ी सी खून की मात्रा आ जाती है, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी थोड़ी सी खून आ रही है तो आप अपने योग शिक्षक को उस समय बताएं। यह सूत्र नीति की बात है। सूत्र नीति के पश्चात जल नीति का अभ्यास करना है। जल नीति का अभ्यास हमें किस प्रकार से करना है? जल नीति एक टोटीनुमा लोटा होता है जो तांबे की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। आजकल तो प्लास्टिक की भी बनी आ रही है, परंतु प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है। हमें जो तांबे की है, स्टील की है, उसी का प्रैक्टिस अभ्यास करना है। जल नीति के लिए भी हमें गुनगुना पानी बनाना है। उसमें 1 चम्मच आप स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालिए। नमक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। कहीं कहीं पर सेंधा नमक डालने का भी प्रयोग बताया गया है। जो भी लवण है आप लवण का उसमें मिश्रित करिए और गुनगुने पानी को आप जांचिए। सबसे पहले हमें उसको जांचना है और बर्तन को संक्रमित रहित करना है। उस जिस बर्तन से आप अभ्यास कर रहे हैं उस बर्तन को गर्म जल या एंटीबायोटिक जो सौंफ है, साबुन है, उससे पहले अच्छी तरह से आप उसको संक्रमित रहित करिए।
गुनगुने पानी डाल करके उसमें, और उसको हमें इस बात को जांचना है कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं। तो उसके लिए आप अपने हाथ को उल्टा कर दीजिए और पानी को आप इस पर डालकर देखिए। यदि यहाँ पर सामान्य है तो फिर आपके नासारंध्र में भी वह सामान्य होगा। यदि जल ज़्यादा गर्म है तो उसमें थोड़ा ठंडा पानी को मिलाइए, यदि ठंडा है तो उसमें थोड़ा गर्म जल को मिलाइए। तो ये तैयार हो गए आपके जल नीति की पानी। फिर आप कागासन में बैठ जाइए। यदि कुछ व्यक्ति कागासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप कुर्सी पर बैठ करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और बाईं नासिकारंध्र से बाईं नासारंध्र में आप जो टोटी है उसको आप धीरे से उसको आप प्रवेश करिए। उसमें प्रवेश करने के पश्चात आप गर्दन को धीरे से झुका देना है। जैसे ही आप गर्दन को धीरे से झुकाएंगे आप उल्टी दिशा में, तो स्वतः ही जल आपकी दाहिनी नासारंध्र से गिरना शुरू हो जाएगा। जल नीति का अभ्यास। जल नीति करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गर्दन ज्यादा नहीं झुकाना है। आपके शिक्षक जो सलाह दे रहे हैं, जैसे करने को बता रहे हैं, वैसे ही इसका अभ्यास करिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ सावधानी यही बरतनी है हमें कि हमें नासारंध्र से श्वास और प्रश्वास नहीं करना है। अर्थात उस समय हमें नाक से श्वास नहीं लेना है। हम थोड़ा सा मुंह को खोलेंगे और जब तक हम जल नीति का अभ्यास कर रहे हैं तब तक हम मुंह से ही श्वास और प्रश्वास करेंगे। बाईं नासारंध्र से कर लिया, फिर आप उसको निकाल दीजिए। फिर उसी प्रक्रिया को आप दाहिनी नासारंध्र से भी करिए। करने के पश्चात आप भस्त्रिका का अभ्यास करिए, ताकि यदि कोई किसी मात्रा में यदि जल नासारंध्र में रह गया है तो वह बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसके लिए आप 60 डिग्री पर झुक जाइए। दोनों हाथ की रिस्ट को पीछे की तरफ, कमर की तरफ हमें बंद करके रखना है। 60 डिग्री पर झुकना है और तेज गति से सांस को ऊपर छोड़ना है। फिर तेज गति से गर्दन को नीचे करते सांस छोड़ना है। तेज गति से सांस को दाहिने और बाईं ओर छोड़ना है। जैसे ही आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे ही जो भी जल की मात्रा नासारंध्र में है वह स्वतः ही बाहर की तरफ निकल जाएंगे। इसकी लाभ में यदि हम देखें तो जो भी हमारे गर्दन से ऊपर की समस्याएं हैं, साइनोसाइटिस है, माइग्रेन है, तनाव है, सिर में दर्द है, आंखों की समस्या है, उन सब में बहुत ही सहायक है। उन सब में सहायक तो है ही है, साथ ही साथ वर्तमान समय में हम जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन या कम से कम सप्ताह में एक बार भी जल नीति का प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकता है। तत्पश्चात यदि हम बात करें अगला अभ्यास के लिए त्राटक। त्राटक की क्रिया अर्थात त्राटक हमें एक ही स्थान पर एक ही टक से लगातार हमें देखना है, वह त्राटक है। टकटकी लगाकर देखना त्राटक है। वह एक बिंदु हो सकता है या वह एक दीप हो सकता है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो त्राटक की अभ्यास के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है? जब हम अभ्यास करेंगे उच्च श्रेणी की त्राटक की, तो इसमें बताया गया है कि आप एक घी का दीपक का प्रयोग करें। परंतु यदि घी का दीपक उपयोग में नहीं आ रहा है, यदि संभव नहीं हो पा रहा है, तो वर्तमान समय में हम कैंडल जला करके भी, कैंडल के साथ भी इसका अभ्यास करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? तैयारी करनी है हमें
एक कमरा जो अंधेरा, जिसमें किसी प्रकार की हवा का आना जाना ना हो, इस प्रकार की कमरे का चुनाव करें। और जहां पर आपको दीपक को रखना है उसकी ऊंचाई और जहां पर आप बैठ रहे हैं वो आपके आंखों के समान होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा या ज्यादा नीचा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तत्पश्चात आप किसी भी आसन में बैठ जाइए सुखपूर्वक। आसन में बैठने के लिए दरी, कंबल या योग मैट का प्रयोग अवश्य करना है। भूमि पर हमें नहीं बैठना है। और फिर आप एक टकी से लगातार उसी लौ को, जलते हुए दीपक की लौ को देखते रहना है। कुछ क्षण करने के बाद आपके आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। आंखों में जलन भी हो सकता है, तो फिर आंखों को बंद कर लें और आंखों को मीच लें। थोड़ा विश्राम करें, फिर दोबारा इसका अभ्यास करें। करते समय जब हम बहुत अभ्यास में पारंगत हो जाएं, उच्च श्रेणी का अभ्यास में पारंगत हो जाएं, तो यह अभ्यास हमें ध्यान की तरफ भी केंद्रित करता है, अर्थात ध्यान की तरफ ले जाने में भी सहायक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है त्राटक। त्राटक से लाभ क्या है हमें? यह आंख की सभी प्रकार की रोगों को प्रबंधन करने में सहायक है। यह थकान और आलस्य को नष्ट करता है। योग शास्त्र में तो बताया गया है कि यह एक गहने के समान है, आभूषण के समान है, जिसे हमें बंद डब्बों में गुप्त रखना है। अर्थात इसका अभ्यास इतना उच्च श्रेणी का है कि इसकी अभ्यास को गुप्त रखिए, गुप्त रख करके इसका अभ्यास करना है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है त्राटक। त्राटक के बाद हमारा जो अगला षटकर्म का क्रिया है नौली। नौली की जो प्रकार हैं, मध्य नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली और भ्रमर नौली, ये 4 प्रकार की नौली का अभ्यास किया गया है, बताया गया है। नौली का अभ्यास करने से पूर्व इस बात को आपको ध्यान रखना है, आपका पेट खाली हो। अब इसका अभ्यास करेंगे कैसे? अभ्यास बैठ करके व खड़े होकर दोनों तरह से किए जाते हैं। तो खड़े होकर कैसे अभ्यास करते हैं इसका? आप अपने पैरों में कुछ इंच का अंतर देते हैं, दोनों हाथों को घुटनों से थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं, दीर्घ श्वास लेते हैं और प्रश्वास करके हम अपने श्वास की गति को बाहर की तरफ अर्थात बाह्य कुंभक लगाते हैं। तत्पश्चात हम अपनी पेट की मांसपेशियों को अंदर की तरफ खिंचाव देते हैं और जो भी मांसपेशियां खींचे हैं उसको हम बीच में लाने का प्रयास करते हैं। आंतरिक बल लगाते हुए अपनी पेट की मांसपेशियों को मध्य में लाने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर एक पाइपनुमा एक आकार बनता है जिसे हम मध्य नौली के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम दाहिने हाथ पर दबाव देंगे तो वह नौली दाहिने तरफ आएंगे तो वह दक्षिण नौली बताते हैं, और फिर हम बाएं हाथ घुटने के ऊपर दबाव देंगे तो वह वाम नौली कहलाता है। और फिर हम उसको उसी नौली को यदि हम चक्र की तरह घुमाएंगे बाएं से दाहिने, दाहिने से बाएं, तो वह भ्रमर नौली कहलाता है। अब नौली का लाभ क्या है? नौली हठ योग में और षटकर्म की विद्या में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। यह सबसे आगे है। अपच, सुस्त जैसे अनेक दोषों और विकारों को दूर करने में सहायक है। यह नौली की क्रिया है। तत्पश्चात यदि हम बात करें अगला अभ्यास के लिए तो वह कपालभाति। कपाल जैसा और भाति नाम से ही व्यथित होता है
कि लोहार की धौकनी की समान तेजी से सांस छोड़ना और सांस लेना, इसे कपालभाति कहा जाता है। यह सभी सलस्म विकारों को नष्ट करने में सहायक है। शास्त्रों में कपालभाति के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम, ये 3 प्रकार से कपालभाति की चर्चा की गई है। वातक्रम कपालभाति की यदि हम बात करें तो इसमें हम सुखासन, पद्मासन जैसे किसी एक आसन में बैठते हैं। तत्पश्चात हम दाहिनी नासारंध्र को बंद करते हैं, बाईं नासारंध्र से तेज गति के साथ श्वास करते हैं। उस समय हमारा पेट बाहर की तरफ जाएगा। फिर जब हम श्वास छोड़ते हैं दूसरी नासारंध्र से, तो पेट अंदर की तरफ आता है। इसी प्रक्रिया को फिर दाहिनी नासारंध्र से भरते समय पेट बाहर, छोड़ते समय बाईं नासारंध्र से पेट अंदर की तरफ आता है। यह वातक्रम कपालभाति है। सामान्य योग अभ्यास पाठ्यक्रम में या सामान्य जनमानस में वर्तमान समय में जो कपालभाति की क्रिया जाना जाता है, उसके महत्व के विषय में हम जानते हैं। उसके लिए भी हम किसी आसन का चुनाव करते हैं, कमर गर्दन को सीधी करते हैं। कपालभाति करने से पूर्व आप अपने स्वास्थ्य की जांच कर लें। आप हृदय गति, उच्च रक्तचाप या ऐसे किसी बीमारी से ग्रसित ना हो जो आपको नुकसान कर सके। इसमें हम तेज गति से सिर्फ हम प्रश्वास को बाहर निकालते हैं, अर्थात हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं और उस समय हमारा पेट अंदर की तरफ आता है। श्वास लेने की कोई प्रक्रिया नहीं है। इसमें श्वास हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से आता है, परंतु जब हम प्रश्वास करते हैं तो तेज गति से प्रश्वास करके हम क्रिया का अभ्यास करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इस क्रिया का अभ्यास 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ करें और कम से कम 20 स्ट्रोक तक अभ्यास करें। यदि आप उच्च श्रेणी के साधक होते हैं तो धीरे धीरे इस क्रिया को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इस क्रिया को करने से यह हमारे कपाल को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही साथ हमारे उदर संबंधित जो समस्या है उसको भी समाधान करने में बहुत ही सहायक है। तो ये हमने चर्चा की आपसे षटकर्म के विषय में। 6 षटकर्म को हमने विस्तार पूर्वक जाना है। यदि अब हम बात करें कि इसकी सामान्य लाभ क्या है, तो यह शारीरिक और मनोदैहिक विकारों को रोकने और प्रबंधित करने में बहुत ही मददगार है। यह क्रियाएं तनाव को कम करता है। षटकर्म की क्रियाएं विषाक्त पदार्थों, अशुद्धियों को हमारे शरीर से हटाता है और शरीर में संतुलित प्रदान करने में सहायक होता है। षटकर्म की क्रियाओं से शरीर के विभिन्न प्रणालियां शुद्ध होती है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह होता है और शरीर स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सहायक होता है। यदि हम इसके लाभ के विषय में बात करें तो इसका अभ्यास करने से यह हमें सोचने, हमारे भोजन को पचाने, स्वाद लेने आदि जैसे अनेक क्रियाओं में मदद करता है। षट क्रिया के अभ्यास से तो शरीर शुद्ध होता ही है, साथ ही साथ हमारा मन भी शुद्ध होता है। यहाँ पर शुद्ध होने का मतलब गंदगी से नहीं, बल्कि यहाँ पर शुद्ध होने का अर्थ है शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और आध्यात्मिक शुद्धि से। यह क्रिया मन को शांत करने के साथ हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं उनको समाप्त करती है और हमारी भावनाओं को सामान्य करने में, शांत करने में सहायक है। गिरण संहिता में बताया गया है कि जब सूक्ष्म ऊर्जा नाड़ी अशुद्धियों से भरे होते हैं, जब तक हम इसे शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम प्राणायाम का अभ्यास करने के पात्र नहीं हो सकते। इसलिए प्राणायाम करने के पूर्व अपनी नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए गिरण संहिता में इसकी चर्चा की गई। हठ योग प्रदीपिका में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मेद या वसा से ग्रसित हैं, उन व्यक्ति को ही इसका अभ्यास करना है।
जिनका त्रिदोष सम है उनको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी हमने सत्कर्म के विषय में चर्चा की। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलें। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।